संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध की रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। इस बार केवल तेहरान ही नहीं बल्कि उसके सभी सहयोगियों पर भी वैश्विक आर्थिक दबाव डालने पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, इसकी शुरुआत की घोषणा की है ईरान के खिलाफ जबरदस्त आर्थिक अभियान की, क्योंकि तेहरान वॉशिंगटन के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। खुद ट्रंप ने तुरंत उन सभी देशों को चेतावनी दी जो इस नाकेबंदी में ईरान की मदद करना चाहेंगे कि उन पर वॉशिंगटन की तरफ से आर्थिक दबाव डाला जाएगा। इसी समय अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका ईरान को विश्व इतिहास के सबसे बड़े और सबसे समन्वित आर्थिक अलगाव में धकेलने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अमेरिका की धमकी को काफी गंभीरता से लिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें ट्रंप द्वारा ईरान को अलग थलग करने के उद्देश्य से घोषित की गई विनाशकारी आर्थिक कार्रवाई को आतंकवाद का कृत्य और मानवता के खिलाफ अपराध बताया गया, ये कहते हुए कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध शासन के खिलाफ नहीं बल्कि आम ईरानियों के खिलाफ हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या फिर सब कुछ सिर्फ धमकियों तक ही सीमित रह जाएगा। आइए अब हम सब मिलकर समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं ये भी बता दूं कि अमेरिकी सेना ने चुपचाप हर रोज लाखों बैरल तेल की आवाजाही के लिए हार्मुज जल डमरू मध्य में और वापस एक समुद्री मार्ग बना लिया है। इसीलिए अमेरिका ईरान के खिलाफ लंबा अभियान चला सकता है। मेरा नाम अलेक्सई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जरूर कोई भी अपना सवाल या टिप्पणी लिखें। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि उन्होंने कहा, ईरान के खिलाफ एक जबरदस्त आर्थिक अभियान शुरू करने की घोषणा की, क्योंकि तेहरान वॉशिंगटन के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति का उद्धरण है, इस्लामी गणराज्य ईरान को सौदा करने के लिए मुझसे ज्यादा किसी ने भी मौके नहीं दिए। दुर्भाग्य से उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। इसलिए आज मैं सबसे विनाशकारी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा करता हूं और ये किसी भी देश के खिलाफ अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यह अभूतपूर्व स्तर का आर्थिक युद्ध और अलगाव होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, कंपनियों या सरकारी एजेंसियों को ईरान का समर्थन करने की अनुमति देगा, वो खुद, उद्धरण के अनुसार, विशाल आर्थिक परिणामों का सामना करेगा। तेल की तस्करी, स्वैप लाइनें, धन प्रेषण, मुद्रा विनिमय केंद्र, जहाज रजिस्टर, फर्जी कंपनियां, ये सब तुरंत बंद होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। व्हाइट हाउस के प्रमुख ने अमेरिकी सहयोगियों से ईरानी खतरे को अलग थलग करने और हराने में मदद करने का आह्वान किया और साथ ही एक बार फिर वादा किया कि तेहरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। इसी समय उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव अभियान की तैयारी कर रहा है। ईरान की समन्वित आर्थिक अलगाव की यह कार्रवाई विश्व इतिहास में सबसे बड़ी होगी। उन्होंने कहा, ऐसी चीज दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। अमेरिका के वित्त मंत्री ने सहयोगियों से भी चुनाव करने का आग्रह किया, या तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम करें या उनके खिलाफ। विशेष रूप से बेसेंट ने कहा कि अगर सहयोगी या अन्य देश तेहरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं, उसे पैसे भेजते हैं, ईरानी तेल खरीदते हैं या समुद्री परिवहन करते हैं, अमेरिकी वित्त मंत्रालय और दूतावास तुरंत पूरी ताकत और शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके खिलाफ लगाए गए उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। और यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसे दबाव के लिए एक उपकरण है, क्योंकि मैं याद दिला दूं, इससे पहले सीनेट ने दिवंगत सीनेटर लिंडसी ग्रैहम का विधेयक पहले ही पारित कर दिया था, जो रूस पर प्रतिबंधात्मक दबाव डालने के लिए बनाया गया था। वही विधेयक जिसमें नर्क जैसी पाबंदियों की बात थी, लेकिन आखिरी समय में इसी विधेयक में ईरान को भी जोड़ दिया गया ताकि ये ही उपाय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ भी लागू किए जा सकें। मुद्दा यह है कि अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ 100% शुल्क लगा सकता है, जो किसी भी तरह से ईरानी शासन को जीवित रहने में मदद करेगा। इससे पहले CNN के सूत्रों ने अमेरिकी अधिकारियों के बीच बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि तेहरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।
उनके अनुसार राष्ट्रपति प्रशासन में उन्होंने उद्धरण के अनुसार ईरान को जितनी जल्दी हो सके कुचलने की कोशिशों को छोड़ दिया है और अब उसे आर्थिक उपायों से दबाने का फैसला किया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जोड़ा कि वॉशिंगटन तेहरान पर अभूतपूर्व दबाव बनाने के लिए कदम उठा रहा है, जो इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ व्यापार को सीमित करने के लिए होंगे और ईरानी तेल के खरीदारों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यहां निश्चित रूप से सवाल उठता है कि आखिर ये ईरानी तेल कौन खरीदता है। और अब रॉयटर्स एजेंसी लिखती है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने का सबसे संभावित तरीका चीनी तेल रिफाइनरियों और बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना है, जो अभी भी ईरानी तेल आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कदम बीजिंग की जवाबी कार्रवाई का कारण बन सकता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। इसी समय ईरान में ट्रंप द्वारा उनके देश पर आर्थिक युद्ध की घोषणा पर टिप्पणी की गई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें ट्रंप द्वारा घोषित ईरान को अलग थलग करने के उद्देश्य से की गई विनाशकारी आर्थिक कार्रवाई को आतंकवाद का कृत्य और मानवता के खिलाफ अपराध बताया गया है। यानी ईरान की सरकार, जिसने विरोध प्रदर्शनों के दौरान दसियों हजार लोगों की हत्या की थी, अब कह रही है कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है। तो चलिए मैं ईरान के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान का एक उद्धरण पेश करता हूं। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, जो हर ईरानी नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, ये आर्थिक आतंकवाद का प्रदर्शन है और मानवता के खिलाफ अपराध हैं। और वे लोग जो इन प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश देते हैं और उन्हें लागू करते हैं, ऐसे घृणित अपराधों के लिए उन्हें अदालत के सामने पेश होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। प्रतिबंध और आर्थिक दबाव उसी सिक्के के दूसरे पहलू हैं, जैसे सैन्य कार्रवाई। ये एक दर्दनाक आक्रामकता है। इन दोनों उपकरणों पर अमेरिका की दर्दनाक निर्भरता न केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा पैदा करती है, बल्कि इसने मानव सभ्यता को अभूतपूर्व नैतिक पतन की ओर भी धकेल दिया है। माफ कीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पाता जब मैं ईरान के विदेश मंत्रालय के ऐसे बयान पढ़ता हूं। उन्हें भी रूसियों की तरह याद आने लगता है, जैसे रूसी भी जब उन्हें कोई उनके चेहरे पर मारना शुरू करता है। रूसी लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवता की बातें याद करने लगते हैं, मानव अधिकारों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के बारे में और इसी तरह की बातें। लेकिन जब वे खुद युद्ध करते हैं तो उन्हें ये सब कुछ याद नहीं रहता। और मैं बस याद दिला दूं कि ईरान सालों से, यहां तक कि दशकों से, न सिर्फ खुद क्षेत्र को अस्थिर कर रहा था, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह को फंडिंग और हथियार भी दे रहा था ताकि वो इजराइल से लड़ सके। इराक में तथाकथित प्रतिरोध की धुरी, यमन में हूती और कुछ हद तक गाजा पट्टी में हमास। और असल में उन्होंने क्षेत्र में आतंकवाद को वित्त पोषित किया। अब उन्हें होश आया है, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि ईरान इस खतरे से डर गया, क्योंकि तेहरान की सरकार जानती है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थिति अब बदल गई है। एक्सियस एजेंसी की रिपोर्ट है कि अमेरिकी सेना ने चुपचाप होर्मुज जलडमरू मध्य में और वहां से वापस एक नौवहन गलियारा बना लिया है ताकि रोजाना लाखों बैरल तेल का परिवहन किया जा सके। जैसा कि बताया गया है, यह ऑपरेशन कई हफ्तों से चल रहा है। हर रात ओमान के तट के साथ साथ दक्षिणी चैनल से होकर 15 से 20 टैंकर जलडमरू मध्य में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। अधिकारियों के अनुसार हर दिन जलडमरू मध्य से लगभग 10 मिलियन बैरल तेल का परिवहन किया जाता है। यह युद्ध से पहले की मात्रा का लगभग आधा है। ऐसी स्थिति इस युद्ध के सबसे दर्दनाक पहलुओं में से एक को कम करती है, खासकर तेल की आपूर्ति में रुकावटें, जिनके कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि जलडमरू मध्य से निर्यात होने वाले तेल की मात्रा अभी भी युद्ध से पहले के स्तर से कम है, लेकिन इसका वैश्विक आपूर्ति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। और अब अमेरिकी सेना के नेतृत्व में एक कार्यदल खाड़ी देशों में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अपने कार्यों का समन्वय कर रहा है। यह हर दिन उन जहाजों की सूची तैयार करता है जो फारस की खाड़ी से होकर होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते अरब सागर में जाते हैं। साथ ही उन किराए के खाली टैंकरों की भी सूची बनाता है जो अरब सागर से होकर होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते फारस की खाड़ी के देशों के बंदरगाहों में तेल भरने के लिए जाते हैं। हर रात ये जहाज एक बड़े मार्ग पर एक निश्चित समय अंतराल में चलते हैं और एक बड़े मार्ग पर वापसी की दिशा में दूसरे समय अंतराल में चलते हैं, ताकि अमेरिकी सेना के पास दोनों तरफ सुरक्षा देने के लिए
पर्याप्त ताकत हो। बताया गया है कि यह ऑपरेशन हाल ही में अमेरिकी सेंट्रल कमांड की 2 हफ्ते लंबी सैन्य कार्रवाई के कारण संभव हो पाया, जिसमें ईरानी रडार और समुद्री निगरानी प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया गया। अब ईरान को सभी गुजरने वाले जहाज दिखाई नहीं देते, यानी रडार अब पर्याप्त नहीं है और उसी के अनुसार इन जहाजों को छुपाया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका अब ईरान से बातचीत नहीं कर रहा है, क्योंकि जलडमरू मध्य में खतरा काफी हद तक कम हो गया है, हालांकि वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यह समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक गला घोटने की नई रणनीति में भी अपनी कमियां हैं। ईरानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में महीनों या यहां तक कि सालों भी लग सकते हैं। इसके लिए रणनीतिक धैर्य की जरूरत होगी, जो ट्रंप लगभग कभी नहीं दिखाते। अगर ईरान ये मान ले कि ट्रंप अपने नए प्लान से थक जाएंगे इससे पहले कि वो कोई नतीजा दे, तो वो अकेला नहीं होगा। लेकिन अभी ट्रंप चीन के नेता शी जिनपिंग का अमेरिका में स्वागत करने वाले हैं, जिनके साथ वो शायद ईरान पर दबाव बनाने के लिए तालमेल बिठाने की कोशिश कर सकते हैं और संभवतः नई पाबंदियों की धमकी भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रभावी कदम यह हो सकता है कि चीनी बैंकों पर पाबंदियां लगाई जाएं, जो अवैध रूप से ईरानी तेल की बिक्री से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग का राजकीय दौरे पर स्वागत करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 23 सितंबर को होगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, इसलिए ये एक बड़ी हैरानी की बात होगी अगर ट्रंप ने इस समय से पहले चीन के खिलाफ कोई प्रतिबंध लगाकर माहौल खराब कर दिया शी जिनपिंग की यात्रा से पहले। लेकिन भले ही ट्रंप इंतजार करने को तैयार हों, जब तक उनकी आर्थिक जंग ईरान को दबा नहीं देती, एक और कारक है। तेहरान जवाब दे सकता है, आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सैन्य रूप से। देखिए, अहम बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक युद्ध की घोषणा करते हुए इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि युद्ध का गर्म चरण, जिसमें मिसाइल दागना, गोलाबारी आदि शामिल है, रुक जाएगा या कम से कम वो शांत हो जाएगी, यानी हम युद्ध का गर्म चरण नहीं देखेंगे। और इसी दौरान उनकी योजना के अनुसार अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव बनाएगा। लेकिन ईरान के पास मजबूत राजनीतिक कारण हैं कि वो, माफ कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कोशिश में, जब वो अमेरिका में शरदकालीन चुनावी अभियान के दौरान हालात शांत रखना चाहते हैं, मना कर दे। इसके अलावा ईरान के पास तनाव बढ़ाने के लिए भू राजनीतिक प्रोत्साहन भी है, ताकि वो अपनी मुख्य सैन्य उपलब्धि यानी जहाजों की आवाजाही को धीमा करने की क्षमता बनाए रख सकें, जो हार्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरते हैं। ड्रोन या मिसाइलों द्वारा जहाजों पर नए हमले अमेरिकी मतदाताओं के लिए आर्थिक लागत बढ़ा देंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तथ्य कि ट्रंप युद्ध के गर्म चरण से आर्थिक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरफ यानी विरोधी भी रुक जाता है और अपनी सारी गोलाबारी करना बंद कर देता है। मैं याद दिला दूं कि इससे पहले ईरान ने पहले ही इशारा कर दिया था कि वो यूरोपीय ठिकानों पर यानी पूर्वी यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की कोशिश करने के लिए भी तैयार है। इसलिए यहां रणनीति बेशक बहुत अच्छी दिखती है। ट्रंप की योजना के मुताबिक यह रणनीति ईरानी शासन का दम पूरी तरह घोंट देनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरानी शासन लगभग 50 सालों से प्रतिबंधों के तहत है। इसलिए ट्रंप यहां क्या नया सोचते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या हैं? इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स से आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।